Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, another video for medical students and professional doctors. इसमें साइकाइट्री के रेजिडेंट्स और पीडियाट्रिक्स के रेजिडेंट्स और इसके अलावा वो तमाम मेडिकल की फील्ड्स जिसमें इंटरेक्शन बच्चों के साथ हो रहा होता है, उनके लिए इस वीडियो को मैं जनरेट कर रहा हूँ। तो टॉपिक है एन्यूरेसिस, और अभी बात जो हो रही है वो सेकेंडरी एन्यूरेसिस के हवाले से हो रही है कि बच्चा है, उसने स्फिंक्टर कंट्रोल अपना कर लिया था, लेकिन अब कोई रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा बिस्तर में पेशाब कर रहा होता है, जिसको हम एन्यूरेसिस कह रहे होते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखें, याद रखिएगा कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बच्चा या बच्चे की फैमिली के साथ बनाना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू मेक गुड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मैंने अपनी पहले वाली काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। तो रिमेंबर, जब भी कोई क्लिनिकल सिचुएशन हो या कोई सिम्टम हो तो हम सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं, विच इज़ आवर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। कि अगर बच्चा आसान अल्फाज में बिस्तर में पेशाब कर रहा है, कब से कर रहा है? फॉर एग्जांपल 6 महीने से, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या वो प्रोग्रेस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? और क्या डे टाइम पर भी बच्चा बिस्तर में पेशाब कर लेता है? क्या उसका डे टाइम ड्राई होता है या नहीं होता? क्या वो नॉक्टर्नल है या डायर्नल है, या दोनों मिक्स है? राइट, कि नॉक्टर्नल भी हो रहा है और डायर्नल भी हो रहा है। इसके साथ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क कि जब ये हो जाता है तो उसके बाद बच्चा कैसा फील कर रहा होता है, और एज अ पेरेंट आपका रिएक्शन क्या होता है, राइट। तो ये आपकी HOPC हो गई एन्यूरेसिस के हवाले से। वंस अगेन रिमेंबर, पास्ट हिस्ट्री इज़ वेरी पर्टिनेंट। आप पूछ रहे होते हैं कि ये इससे पहले कोई इस तरह का इंसिडेंट तो नहीं हुआ। अब हम आते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री में कैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि इन्वायरमेंटल कोई स्ट्रेस इसमें कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा। बिगिनिंग विद स्कूल इन्वायरमेंट, के टीचर ने एन्यूरेसिस के हवाले से कभी कोई कंप्लेन की है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को कोई बुली तो नहीं करता? बच्चे के रिलेशनशिप स्कूल में कैसे हैं, टीचर के साथ कैसे हैं? एकेडमिक स्ट्रेस तो नहीं है, राइट। ये वो स्ट्रेस की मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि जिसकी वजह से बच्चा बिस्तर में पेशाब कर रहा है। स्कूल की बात हो गई। सेम हिस्ट्री आप नेबरहुड की लें कि उसका प्ले कैसा है, बाकी बच्चों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, कोई चेंज तो नहीं आया इन्वायरमेंट में या सोशल सराउंडिंग्स में कोई चेंज तो नहीं आया, या आपकी फैमिली कहीं मूव तो नहीं हुए, किसी नई जगह पर तो नहीं गए हुए हैं, राइट। फिर उसके बाद आप देख लें कि घर में बाकी बहन भाइयों के साथ रिलेशन कैसे हैं, पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, ठीक है। ये 2 एरियाज़ हमने कवर कर लिए। एक HOPC का हो गया और दूसरा हमने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया। नाउ डेवलपमेंटल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। आप उसमें स्टार्टिंग विद प्रीनेटल टाइम पीरियड का पूछ लिया, पेरीनेटल और पोस्टनेटल टाइम पीरियड का पूछ लिया। वंस अगेन रिमेंबर कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो होते हैं 4 तरह के। ग्रॉस मोटर का हम पूछ रहे होते हैं, राइट। हम स्पीच लैंग्वेज का पूछ रहे होते हैं। थर्डली हम सोशो इमोशनल और कॉग्निटिव माइलस्टोन्स का पूछ रहे होते हैं। देखिए कोई डिले तो नहीं है वहाँ पर, राइट, कि उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद आप पूछेंगे यूजुअल जो स्फिंक्टर कंट्रोल की एज थी वो क्या थी। यूरिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच्योरेशन की बात हो रही है। 5 to 7 ईयर्स में बच्चा स्फिंक्टर कंट्रोल अचीव कर लेता है। बाउल मूवमेंट्स का पूछें कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, बाउल मूवमेंट से रिलेटेड कोई ट्रबल तो नहीं है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री की बात होगी। अब रूल आउट करें कि कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर 3 चीज़ें, डायबिटीज़ है, सीजर्स का है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उससे रिलेटेड ज़रूर हिस्ट्री लिया करें एन्यूरेसिस के केसेस में, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट इसमें कर सकते हैं। ये 3 अपने एरियाज़ को एक्सप्लोर कर लिया। हाँ, कि सीजर्स की कोई दवाई तो नहीं ले रहा बच्चा, या कोई रीसेंट चेंज तो नहीं है। अगर सीजर्स हैं तो कोई एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन का कोई चेंज तो नहीं हुआ है। तो ये पर्टिनेंट एरियाज़ हैं। मैंने सोचा कि हम इसको डिस्कस कर लें ताकि असेसमेंट करते हुए कोई डिफ़िकल्टी ना हो और एन्यूरेसिस की असेसमेंट को आसान बनाया जा सके। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का।